हेलो दोस्तों, मैं सारिम अशरफ एनएस टेट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज मैं फिर आपके सामने जुलाई 2019 उर्दू पेपर 1 और लैंग्वेज 1 के सवालात लेकर हाजिर हुआ हूं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, बग़ैर किसी ताख़ीर के आज के इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले हम सवालात को पढ़ते हैं और उसके बाद इक़्तिबास को पढ़ते हुए बहुत आसानी और इत्मीनान के साथ हम सवालात के जवाबात बहुत कम समय में, मेरी जितनी वीडियोज़ हैं लगभग 35 मिनट से नीचे की हैं। मेरी कोशिश होती है कि बहुत कम समय में आपको समझा दूं, आपको समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, साइंस ने ज़्यादा पैदावार को हासिल करते हुए रोका है कहत साली को, खुश्क साली को, बदहाली को, लाचारी को। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं। इक़्तिबास क्या कह रहा है? आज की मुआशरत में जो सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती नज़र आती है, इसका सेहरा साइंस के सर है, क्योंकि साइंस ही ने बीमारियों और कहत साली के मुकाबले के लिए कई तौर तरीक़े वज़ा किए हैं। एक हद तक ज़्यादा पैदावार हासिल करते हुए कहत साली को रोका भी है। क्या किया है दोस्तों? एक हद तक ज़्यादा पैदावार हासिल करते हुए कहत साली को रोका है। क्या किया है? कहत साली को रोका है। आपसे पूछा जा रहा है कि साइंस ने ज़्यादा पैदावार को हासिल करते हुए रोका है कहत साली को, खुश्क साली को, बदहाली को, लाचारी को। तो इसका दोस्तों हो जाएगा कहत साली को। 191 नंबर या 91 नंबर जो सवाल है दोस्तों, इसका आपका 1 नंबर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा। चलिए 92 नंबर देखते हैं। दुनिया भर की तहजीबों को कर दिया है, आलाहिदा कर दिया है, माला माल कर दिया है, यकजा कर दिया है, करीब से करीब तर कर दिया है। चलिए इक़्तिबास को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है इक़्तिबास? जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। तरसील का सामान पैदा किया है, दुनिया भर की तहजीबों को, दुनिया भर की तहजीबों को और कौमों को करीब से करीब कर दिया है। दुनिया भर की तहजीबों को और कौमों को करीब से करीब कर दिया है। तो अब हमारा जो दोस्तों 92 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका 4 नंबर ऑप्शन जो है वो आसानी से हो जाएगा। हमको इक़्तिबास को इत्मीनान से पढ़ना। चलिए दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्या कह रहा है? रेडियो, टेलीविज़न, अखबारों और सेलुलाइड फिल्मों की मदद से क्या पहुंच जाता है? गुफ्तगू का अंदाज़, खाने का अंदाज़, सोचने का अंदाज़, फैशन का अंदाज़। चलिए देखते हैं इक़्तिबास को। इक़्तिबास से जो है तमाम चीज़ें जो है क्या हो जाएगी? हल हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। साइंस ने समंदर और खुश्की के हदों को पार करके सारी दुनिया की माशरत को एक इकाई के करके दिखाया है, वक्त और फासले के ख़त्म कर दिया है और कौमें तहजीबें कैसे एक दूसरे के करीब आए हैं। वो इस तरह कि वह हर वो नया रंग, नया ढंग और ये फ़ैशन का अंदाज़ रेडियो, टेलीविज़न, अखबार और सेलुलाइड फिल्मों की मदद से कई दूसरों मुल्कों तक पहुंच जाता है। तो फैशन का अंदाज़ जो है वो क्या होता है कि रेडियो, टेलीविज़न की वजह से क्या होता है, कई मुल्कों तक पहुंच जाता है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइंस की बदौलत किस में बड़ी तरक्की हुई है? तहजीब मुआशरत में, सनअत व हिरफत में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, खेती बाड़ी में। तो साइंस की मदद से जो है किस में जो है बदलाव, बड़ी तरक्की आई है, बड़ा बदलाव आया है। तो इक़्तिबास को देखकर हम आगे बढ़ेंगे। सनअत व हिरफत में साइंस की बदौलत बड़ी तरक्की हुई है। तो किस में हुई है? सनअत व हिरफत में। यानी जो 94 नंबर क्वेश्चन है उसका 2 ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 95 नंबर देखते हैं। दूसरे मुल्कों में सामान फ़रोख्त करने में लिहाज रखा जाता है, सस्ते और अच्छे मेयार का, मुफीद और मुनासिब मेयार का,
खुशनुमा और ख़ूबसूरत मेयार का, अच्छे माल और आला मेयार का। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं। इक़्तिबास से जो है हमारा इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। दूसरे मुल्कों में सामान फ़रोख्त करने के लिए खुशनुमा और ख़ूबसूरत मेयार का लिहाज रखा जाता है। किसका लिहाज रखा जाता है दोस्तों? खुशनुमा और ख़ूबसूरत मेयार का जो है वो क्या होता है, लिहाज रखा जाता है जब हम दूसरे मुल्कों में सामान को क्या करते हैं, बेचते हैं। क्या करते हैं? सामान को बेचते हैं तो हमको क्या करना था, खूबसूरत और खुशनुमा मेयार का लिहाज रखा जाता है। यानी 95 नंबर जो क्वेश्चन है उसका 3 नंबर ऑप्शन जो है खुशनुमा और ख़ूबसूरत मेयार, ये आपका हो जाएगा। चलिए 96 नंबर देखते हैं दोस्तों। हासिल की जमा है हुसूलों, हुसूल, मा हसल, मा हसलों, मा हसलों। तो 96 नंबर का जो है दोस्तों, हुसूल की जमा, हासिल की जमा हुसूल नहीं होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में हासिल की जमा जो है हासिलों होना चाहिए, वो नहीं है। तो आप कहीं कहीं पे हुसूल भी दिया हुआ है तो आप इसको सही मान सकते हैं। खूबसूरत का मुतज़ाद है यानी उल्टा है, बदनुमा, बदसूरत, बदशक्ल, बदहयत। तो खूबसूरत का उल्टा जो है बदसूरत है। एक 98 नंबर देखते हैं। साइंस की वजह से आज की मुआशरत में नज़र आती है सेहत, खूबसूरती और तालीम, ईमानदारी, तरक्की और खुशहाली, सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती, सफाई, तहजीब और सकाफ़त। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं। इक़्तिबास जो है दोस्तों, उसको देखने के बाद हमारा जो है जवाब हमको मिल जाएगा। चलिए इक़्तिबास को पढ़ते हैं। ताकि आलमी मंडी में इस सामान को पसंद किया जाए, उसका नतीजा जाहिर है कि मुकाबले के जज्बे से हर मुल्क बेहतर से बेहतर सामान तैयार करता है जो दूसरे ममालिक में खुश उसलूबी से फ़रोख्त हो जाता है। इक़्तिबास में हमने आखिर तक पढ़ा, फिर से शुरू से पढ़ते हैं। आज की मुआशरत में जो सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती नज़र आती है उसका सेहरा साइंस के सर जाता है। तो सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती किसकी बात की जा रही है? सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती की बात की गई है। आपसे पूछा जा रहा है साइंस की वजह से आज की माशरत में नज़र आती है, तो क्या आती है? सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती। यानी 3 नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 99 नंबर देखते हैं दोस्तों। साइंस ने बीमारियों और ख़तसाली के मुकाबले के लिए क्या किया है? कई मंसूबे तैयार किए हैं, कई तौर तरीक़े वज़ा किए हैं, कई प्लान बनाए हैं, कई रिसर्च की हैं। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं। तमाम तर सवालात के आपके जो जवाब हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, सिर्फ आपको बेहतरीन अंदाज में इक़्तिबास को पढ़ना है। चलिए जहाँ तक हमने पढ़ा था, क्योंकि साइंस ही ने बीमारियों और क़हतसाली के मुकाबले के लिए कई तौर तरीक़े वज़ा किए हैं, कई तौर तरीक़े वज़ा किए हैं। तो तौर तरीक़े वज़ा किए हैं, यही आपका जवाब हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि ये किस ऑप्शन में है। तो साइंस ने बीमारियों और क़हतसाली के मुकाबले के लिए क्या है? कई तौर तरीक़े वज़ा किए हैं। यानी 99 नंबर जो सवाल है उसका आपको 2 नंबर ऑप्शन जो है वो आपका जवाब हो जाएगा। चलिए अब फिर एक शेर आया है, इसको पढ़ के हमको जवाब देना है। शायर को कौन मुयस्सर न हुआ? दिलबर, पयाम्बर, सितमगर, चारागर। वही तरीक़ा जो हमने मतन में अपनाया था वही शेर में भी अपनाएंगे। ये आरज़ू थी तुझे गुलबर के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। पयाम्बर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, पयाम्बर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़बान गैर से क्या शरह आरज़ू करते। तो कौन मुयस्सर नहीं हुआ? पयाम्बर मुयस्सर नहीं हुआ। आपको पूछा जा रहा है शायर को कौन मुयस्सर न हुआ, तो आप कह देंगे कि शायर को पयाम्बर मुयस्सर नहीं हुआ। 101 नंबर सवाल देखते हैं। शायर की तरह कौन हबीब की जुस्तजू करते हैं, तलाश करते हैं? चांद तारे, महमर, ज़मीन आसमान, आबोगुल। इक़्तिबास को पढ़िए, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। इक़्तिबास जहाँ तक हमने पढ़ा था आगे उससे पढ़ेंगे। मेरी तरह से महो महर भी हैं आवारा, किसी हबीब की ये भी हैं जुस्तजू करते। तो कौन है आवारा? तो
आवारा जो है मैं हूँ मर हैं, यानी आपका जवाब जो है 101 का 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि शायर की तरह कौन हबीब की जुस्तजू करते हैं, तो मैं हूँ महर जो है वो क्या करते हैं, जुस्तजू करते हैं। दोस्तों ये जो 102 नंबर है इसमें सवाल जो है ये गलत, तीसरे नहीं बल्कि चौथे हैं। अभी आपको इख्तिबार से पता चल जाएगा कि यहाँ पे तीसरे शेर था जो सही नहीं है बल्कि चौथा शेर है। सीटेट का सवाल है दोस्तों। चौथे शेर में शायर असीर होने की आज़ाद आरजू करता है, महबूब की आँखों को देखकर, महबूब की हुस्न को देखकर, महबूब की जंजीर जुल्फ को देखकर, महबूब के सरापा को देखकर। पहले दोस्तों आपको हमने पिछली कक्षाओं में बताया था कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है शेर, दूसरा होता है मिसरा। क्या होता है दोस्तों, एक होता है शेर, दूसरा होता है मिसरा। क्या होता है दोस्तों, एक होता है शेर, दूसरा होता है मिसरा। तो आपको ये फ़र्क आना चाहिए कि शेर किसको कहते हैं और मिसरा किसको कहते हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये एक मिसरा हुआ दोस्तों। ये क्या हुआ, एक मिसरा हुआ, ये एक मिसरा हुआ। हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते, तो एक मिसरा दोस्तों ये हो गया, एक मिसरा ये हो गया, दूसरा मिसरा ये हो गया। 2 मिसरा मिलके एक शेर बनता है, 2 मिसरा मिलके एक शेर बनता है। तो अगर हम उस क्वेश्चन को लें, तीसरे शेर को लें, तो अब हमारा जो दोस्तों वो जो आंसर मिलना चाहिए आपको कहाँ मिलना चाहिए, अगर थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ। 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर, इस तीसरे शेर में मिलना चाहिए। कि मेरी वहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन जो है तीसरा शेर ये है और चौथा शेर ये है। तीसरे शेर को पहले पढ़ते हैं। मेरी तरह से महमर भी हैं आवारा, किसी हबीब की ये भी हैं जुस्तजू करते। और चौथा शेर है, जो देखते तेरी जंजीर जुल्फ का आलम, असीर होने की आज़ाद आरजू करते। तो अब हमसे ये जो चौथा शेर है इसमें आपको जवाब है आपका, और वहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, तीसरे शेर में। तो तीसरा शेर वहाँ पे नहीं होगा। तीसरे शेर में शायर असीर होने की आज़ाद आरजू करता है, तो असीर होने की आज़ाद आरजू करता है तीसरे शेर में नहीं बल्कि चौथे शेर में। कौन से शेर में, चौथे। ये दोनों पहला हो गया, ये दोनों दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, ये वाला। तो जो देखते तेरी जंजीर जुल्फ का आलम, असीर होने की आज़ाद आरजू करते। तो असीर होने की आज़ाद आरजू किसको देख कर करते, तेरी जंजीर जुल्फ को, तेरी जंजीर जुल्फ को देखकर असीर होने की क्या करते, आरजू करते। तो इसका जो है जवाब दोस्तों हो जाएगा 102 का, कि महबूब की जंजीर जुल्फ को देखकर शायर असीर होने की आज़ाद आरजू करता है। देखिए समझ में आ गया। चलिए 103 नंबर देखते हैं। बरसती आग जो खाली जगह की आरजू करते, जेर में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। नाजा, शादा, बारा, जिंदा। बिल्कुल आसान है, उस शेर को खोजना है मिसरे को और आपको जवाब मिलेगा। सबसे आखिरी मिसरा है, बरसती आग जो 12 की आरजू करते। बरसती आग जो 12 की आरजू करते, तो 12 हमको खोजना है और उसको टिक लगा देना है। बिल्कुल आसान तरीक़ा है सवाल बनाने का, थोड़ा सा दिमाग लगा देना है। चलिए 104 नंबर देखते हैं। हबीब की जमा है अहबाब, हबीबों, अहबाबों, अहबाबीन। तो हबीब की जमा अहबाब है, हबीब की जमा अहिब्बा भी होती है, लेकिन चूँकि यहाँ पे अहिब्बा नहीं है आपको अहबाब में लगा देना है। 105 देखते हैं। शायर पहले शेर में क्या आरजू कर रहा है, महबूब से मुलाकात करने की, महबूब से शिकवा करने की, महबूब को गुल के रूबरू करने की, महबूब के हुस्न की तारीफ़ करने की। तो क्या किस चीज़ की जो है महबूब किसकी आरजू कर रहा है, पहले शेर में। तो चलिए पहले शेर की तरफ जाते हैं। पहले शेर में शायर करा, ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। तो गुल के रूबरू करने की बात हो रही है, तो गुल के रूबरू करने की बात जब हम हो रही है तो चलिए हम यहाँ भी देखते हैं कि महबूब को गुल के रूबरू करने की बात हो रही है, यानी 3 नंबर ऑप्शन 105 का आपका हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है जो इक़्तिबास वाला सिलसिला है वो समाप्त होता
है। अब हमारा यहाँ से जो पेडागोजी वाला हिस्सा है वो शुरू होगा। इक़्तिबास में मैं आपसे बार बार दोहरा रहा हूँ कि आपको 15 में से 15 नंबर हासिल करने चाहिए। अगर 14 आ रहा है तो आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मैं ये बात अपनी क्लास में भी बच्चों से कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ कि आप इक़्तिबास में 15 में 15 नंबर लाइए। अगर एक नंबर भी आता है तो आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। चलिए, बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ पेडागोजी कराते हैं, लेकिन मैं आपको इक़्तिबास इसलिए करवाता हूं ताकि आपको इक़्तिबास करने के आदी बन जाएं और आसानी से सवालात को बिल्कुल आप हल कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए, और बहुत कम समय में, इतना कम समय में कोई नहीं करा पाएगा। चलिए 106 देखते हैं। पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताब, पहली जमात की पहली कक्षा की जो ज़बान भाषा की जो दरसी किताब होती है, पाठ्य पुस्तक होती है, हुरूफ तहज्जी, 2 हरफी अल्फाज, 6 हरफी अल्फाज और फिर कहानियाँ और नज़मों से शुरू होती है। इस निसाबी किताब में कौन सा अंदाज़ नज़र अपनाया गया है? यानी सवाल ये कह रहा है कि जो पहली कक्षा की किताबें होती है उसमें सबसे पहले हुरूफ तहज्जी बताया जाता है, फिर 2 हरफी अल्फाज यानी 2 शब्द वाले, फिर 3 शब्द वाले, फिर कहानियाँ बताई जाती है, फिर नज़में बताई जाती है। तो आपको ये बताना है कि इस अप्रोच को क्या कहते हैं कि पहले बच्चों को हर्फ बताना, फिर लफ्ज़ बताना, लफ्ज़ में भी पहले दो शब्द वाले, 2 अक्षर वाले, फिर 3 अक्षर वाले, फिर कहानी बताना, फिर नज़में बताना। इस अप्रोच को क्या कहा जाता है, इस तरीक़े को क्या कहा जाता है, ये बताना है। नीचे से ऊपर का, ऊपर से नीचे का। इंज़िबात का मतलब होता है जोड़ना। दरसियात खाका का बिल्कुल आसान है कि नीचे से ऊपर जो है टीचर क्या कर रहे हैं बच्चों को कि छोटी चीज़ों से बच्चों को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 107 नंबर देखते हैं। पढ़ने में दुश्वारी खाली जगह कहलाती है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फोरिया। तो आसान है कि जो पढ़ने की दुश्वारी होती है उसको डिसलेक्सिया कहते हैं, लिखने की दुश्वारी को डिस्ग्राफिया कहते हैं। इसी तरह आगे हो जाएगा। चलिए 108 नंबर देखते हैं दोस्तों। ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को चाहिए कि जब बच्चे को हम लिखने की शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले बच्चे के अंदर सुनने की महारत को पैदा करना है, फिर बोलने की महारत को पैदा करना है, फिर पढ़ने की महारत को पैदा करना है, और आखिरी मरहले में हमको क्या करना है, लिखने की महारत को पैदा करना है। तो जब आप उस्ताद होने के नाते, एक मुअल्लिम होने के नाते बच्चे के अंदर लिखने की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको किस चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। चलिए, ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को चाहिए कि मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख़यालात यकजा करने के लिए कहे कि जिस मौजू पे आप बच्चों से क्या कर रहे हैं, लिखने के लिए कह रहे हैं, उस पर गौर व फिक्र करने के लिए कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि उस मौजू से संबंधित आपके पास जो विचार हैं, आपके जो थॉट हैं, उसको क्या कीजिए, पहले नोट कीजिए, उसको लिखिए। दूसरा है तलबा से किसी मौजू पर ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए इक़्तिबास को नकल करने के लिए कहें, या आप ऐसा करें कि उस मौजू से संबंधी जो भी चीज़ें हैं आप उसको तख्ते स्याह पर या वाइट बोर्ड पे उसको लिख दें और बच्चे उसको नकल कर लें, उसका अनुकरण कर लें। तीसरा, तलबा से मुख्तलिफ इक़्तिबास पढ़कर स्कूल आने के लिए कहें, या तलबा से ये कहें कि बहुत सारे पैसेज, गद और पद पढ़ के आएँ। चौथा है तलबा से खुशखत लिखने के लिए कहें, यानी उसको देख कर लिखने के लिए कहें। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि लिखने के जो 4 स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला होता मानस मंथन यानी गौर व फिक्र करना। तो हम बच्चे को क्या करेंगे कि यही कहेंगे कि मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख़यालात यकजा करने के लिए कहेंगे, ताकि बच्चे जो है फिर उसको कोड करके लिख सके। तो 1 नंबर ऑप्शन 108 का हो जाएगा। चलिए 109 नंबर देखते हैं। एक बच्चा बुनियादी तौर पर मादरी ज़बान सीखता है। तो मादरी ज़बान कैसे सीखता है? सुनकर, बोलकर, लिखकर, रस्मी आमोजिशी माहौल में, रस्मी आमोजिशी माहौल में। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो ये हो जाएगा कि एक बच्चा जो मादरी ज़बान सीखता है वो सुनकर सीखता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास कोई अल्फाज नहीं होते हैं, वो अपनी माफ़ी ज़मीर को अदा करने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शन करने के लिए रोता है, बिलबिलाता है ना। पेट में दर्द होगा फिर भी रोएगा, भूख लगेगी तो भी रोएगा, किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो भी रोएगा, उसके पास अल्फाज नहीं होते हैं।
और जब बच्चा धीरे धीरे अल्फाजों को सुनता है तो फिर वो अम्मी को मम बोलता है, अब्बू को अब बोलता है, पापा को पप बोलता है, और इस तरह से उसके पास अल्फाज आते जाते हैं और वो बोलता चला जाता है। जो बुनियादी तौर पे बच्चे जो है भाषा को सीखते हैं वो सुनकर सीखते हैं, बोलकर, लिखकर, या रस्मी आमोजिशी माहौल में तो हम आप भाषा का अधिगम करते हैं। तो ये पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए 110 नंबर देखते हैं। दर्ज झेल में से किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है? बार बार रिपीट होने वाला सवाल है। अगर इसमें आप किसी तरह की कोई गलती करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह है कि इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है, आप जानते हैं कि 4 महारत होती है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनने और पढ़ने को जो है हम क्या कहते हैं? हुसूलियाबी महारतें कहते हैं, कि जिसमें हम क्या करते हैं? दूसरों के विचार को हुसूल करते हैं। और बोलने और लिखने को जो है हम क्या करते हैं? तख्लीकी महारत कहते हैं, कि जिससे हम अपनी बात को दूसरों तक पहुँचा रहे हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में से किसका शुमार तख्लीकी महारत में होता है? तो पढ़ना और लिखना, पढ़ना और सुनना, बोलना और लिखना। बोलकर और लिखकर क्या करते हैं? आप अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो ये तख्लीकी महारत है। 111 नंबर देखते हैं दोस्तों। 111 नंबर क्या कह रहा है? तीसरी जमात के तलबा को एक नज़्म पढ़ाने के बाद करोना नाम है, तीसरी जमात के तलबा को एक नज़्म पढ़ाने के बाद करोना ने फैसला किया कि उन्हें कुछ काम दें। नज़्म पढ़ाने के बाद कुछ काम करने का देने का फैसला किया। दर्ज झेल में से उसे कौन सा काम देना चाहिए ताकि बच्चे उसमें पूरी सरगर्मी से शरीक हों, यानी बच्चे पूरे दिलचस्पी के साथ उस काम में शरीक हो। कौन सा ऐसा काम होगा जिसको बच्चे को दिया जा सकता है? बच्चों से नज़्म पढ़ाने के बाद काम देना चाह रहे हैं, तो कौन सा ऐसा काम देंगे कि जो बच्चे दिलचस्पी के साथ, इंटरेस्ट के साथ क्या करे, कर सके। बच्चों से नज़्म के आखिर में दिए गए सवालों के जवाब लिखने के लिए कहेंगे कि उस नज़्म को जो पढ़ा गया है उसमें जो सवालात है उसको लिख कर लाएँ, उसके जवाब लिख के लाएँ। दूसरा, बच्चों से नज़्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहेंगे, या ये कहेंगे कि बच्चों की क्या करेंगे, आप ग्रुप बना देंगे और बच्चों से कहेंगे कि आप लोग आपस में जो है इस नज़्म के बारे में बातचीत करें। तीसरा, बच्चों से पूरी नज़्म हर्फ ब हर्फ ज़बानी याद करने के लिए कहा जाए, कि बच्चों को कहा जाए कि नज़्म को बिल्कुल यंत्रवत, हिंदी में कहते हैं यंत्रवत, कि जैसी नज़्म है हू बहू उसको याद कर लेना। उसी को उर्दू में कहते हैं हर्फ ब हर्फ, इंग्लिश में कहते हैं वर्ड टू वर्ड, है ना। चौथा है कि बच्चों से नज़्म में आए नए लफ्ज़ों की मदद से जुमले बनाने के लिए कहा जाए। तो दोस्तों, आपने नज़्म पढ़ाया और नज़्म पढ़ाने के बाद ऐसा काम देना चाह रहे हैं कि जिससे बच्चा क्या करे, दिलचस्पी से करे। तो इसके लिए बेहतरीन तरीक़ा होगा कि बच्चों से नज़्म के बारे में मुख्तलिफ़ ग्रुपों में ग्रुप बना के अपने जवाब देने के लिए कहें कि आप लोग अपने आपस में इसके बारे में बात कीजिए कि नज़्म में कौन सी बात कही गई है, इस नज़्म का सार क्या है, समरी क्या है। चलिए 112 नंबर देखते हैं दोस्तों। 112 नंबर जो सवाल है वो क्या कह रहा है? ज़बान सीखने के हवाले से दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त है, सही है? भाषा सीखने के बच्चे ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते हैं, जन्मजात क्षमता नहीं होती है। दूसरा, बच्चे स्कूल आकर ज़बान सीखते हैं। तीसरा, हर बच्चे में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है, जन्मजात क्षमता होती है। चौथा, बच्चे मुख्तलिफ़ वसाइल से ज़बान सीखते हैं, यानी बहुत सारे वसाइल, किताब हैं, कॉपी हैं, है ना, और भी बहुत सारे उस्ताद हैं, इनकी मदद से करते हैं। तो आप जानते हैं कि हर बच्चे में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। ये बात हमें नोम चोम्स्की महोदय से मालूम होती है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे दिमाग में आपके एक LED होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और वो आपको ज़बान सीखने में सहायता करती है, यानी ज़बान सीखने की जन्मजात क्षमता आपके अंदर मौजूद होती है। 113 नंबर देखते हैं दोस्तों। ज़बान सीखने के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे अहम है? आप ज़बान सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ गतिविधि दी गई है, एक्टिविटी दी गई है। आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा अहम क्या है। तदरीसी आमोजिशी मवाद का इस्तेमाल, TLM, है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, है ना, शिक्षण अधिगम सामग्री, है ना, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरी है। समाजी तामुल, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, ये ज़्यादा ज़रूरी है। किताबें पढ़ना ये ज़्यादा ज़रूरी है। फिल्में या ड्रामे देखना ये ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर समाजी तामुल आपको मिल जाए, सोशल इंटरेक्शन मिल जाए, सोशल इंटरेक्शन का मतलब सिर्फ आप यहाँ तक सीमित न कर लें कि समाज ही में, स्कूल भी आपका एक समाज है,
तो स्कूल में बच्चों के साथ से, अपने दोस्तों से, अपने टीचरों से, स्कूल के नॉन टीचिंग स्टाफ से जो चीज़ें सीखते हैं वो भी समाज हैं। स्कूल इज मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, ये समाज का एक छोटा रूप होता है। ऐसा नहीं कि समाज आप हर चीज़ को समझ के समाज से कैसे जाके सीखेंगे, तो स्कूल भी एक समाज है। तो क्या होता है कि जो समाजी तामुल होता है ये क्या होता है, आपकी ज़बान सीखने में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए 114 नंबर देखते हैं। सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर होता है, कि जो सबक में तस्वीर का, पिक्चर्स का है ना इस्तेमाल होता है, या वजाहती तस्वीर होती है जिससे कुछ कहना चाह रहे हैं, ये क्यों होता है इसका इस्तेमाल? कभी आपने गौर किया? निसाबी किताब और असबाक में वजाहती तस्वीर देने का रुझान है। इन तस्वीरों का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि जो पाठ्य पुस्तक हैं उसमें क्या, या उसके सबक हैं उसमें जो एक रिवाज चल गया है कि तस्वीरों को डालना है, या इसीलिए हम डालते हैं कि जो रिवाज है उसी को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा है, ये निसाबी किताब को जाजिब बनाते हैं, यानी इससे क्या होता है कि जो निसाबी किताब होती हैं उसके अंदर जज्बियत का मादा पैदा होता है, वो अपनी चीज़ तरफ खींचता है। जज्बे का मतलब है अपनी तरफ खींचना, तो वो तस्वीर आपको अपनी तरफ खींचती है। तीसरा है, ये जामिद तस्वुरात को समझने में मुआविन होती है, यानी ये जो एब्स्ट्रैक्ट जो तस्वुरात हैं, जिन चीज़ों का आप नहीं देख पा रहे हैं उनको समझने में एक मदद करती है, इसलिए तस्वीर को डाला जाता है। चौथा है, सबक तहरीर करना मुश्किल है लेकिन वजाहती तस्वीर बनाना आसान है, कि सबक को जो है पेश करना मुश्किल है और तस्वीर बनाना आसान है, इसलिए तस्वीर को डाल दिया जाता है। नहीं दोस्तों, ये जो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि जामिद तस्वुरात को समझने में मुआविन होती है। कि मान लीजिए कि अगर आप अमेरिका के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, उसका भूगोल पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप अमेरिका से जाके आपको दिखाना मुश्किल है, तो एक मैप के ज़रिए से क्या हो जाएगा कि आपको अमेरिका के बारे में बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई जा सकती हैं। तो ये तस्वीर जो होती है जामिद तस्वुरात को समझने में क्या करती है, आपकी मदद करती है। चलिए 115 नंबर देखते हैं। तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के किस पहलू पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? यानी तलबा को एक अच्छा मुसन्निफ बनाना है, एक अच्छा क्या बनाना है आपको, लेखक बनाना है ना, एक अच्छा जो है क्या बनना है आपको, बेहतरीन लेखक बनाना है। तो उसके लिए आपको लिखने की किस महारत पे ज़्यादा ध्यान देना है? तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर यानी लिखाई के किस पहलू पर, किस एस्पेक्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, आवश्यकता है? खुशखत यानी बेहतरीन लिखावट पर, कवायद व्याकरण पर। तीसरा तअस्सुर प्रभाविता पर, प्रभावशीलता पे। चौथा लफ्ज़ों की तादाद की कितने लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आप बताइए कि इसका जवाब क्या हो सकता है? तो कोई भी कह सकता है कि लिखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसके अंदर प्रभावशीलता कितनी है। बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं साइकोलॉजी में, उर्दू में, बहुत सारे लोग जो है सीटेट की तैयारी करते हैं, लेकिन आप कुछ ख़ास लोगों को क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि उनके पढ़ने में एक प्रभावशीलता होता है, इफेक्टिवनेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप उसकी तरफ जो है क्या कहते हैं, झुक जाते हैं। तो तअस्सुर जो होता है ये आपके लिए क्या होता है, बहुत कारआमद होता है। आपकी कक्षा में अगर आपकी तअस्सुर है, आपकी बातों में, आपके जो है पढ़ाने के तरीक़े में, तो खुद ब खुद बच्चे आपके पास आ जाएंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना। फिर आपको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए 116 नंबर तक देखते हैं। डिसलेक्सिया किससे मुताल्लिक़ है? बिल्कुल आसान है। जहनी खराबी, किरदारी खराबी, रियाजती खराबी, पढ़ने में दुश्वारी। जहनी खराबी यानी मानसिक खराबी को डिसलेक्सिया कहते हैं। किरदारी खराबी काम करने में खराबी आपको उसको कहेंगे। रियाजती खराबी यानी जोड़ घटा गुना में आपको परेशानी उसको कहेंगे। और पढ़ने में दुश्वारी है उसको कहेंगे। तो बिल्कुल आसान है कि डिसलेक्सिया कहते हैं, कि पढ़ने में जो दुश्वारी है उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। 117 नंबर देखिए दोस्तों, मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है? मतन का मतलब होता है दोस्तों टैक्स जो होता है उसको पढ़ने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होता है? सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। सही एराब का दुरुस्त इस्तेमाल करना, सभी एराब का दुरुस्त इस्तेमाल करना। जैसे अरबी वगैरह होता है तो अरबी में जो ज़बर ज़ेर पेश लगा हुआ रहता है, ज़बर ज़ेर पेश को एराब कहते हैं, है ना। तो ज़बर ज़ेर के पेश अब उर्दू में तो नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए सभी एराब का दुरुस्त इस्तेमाल। तो अब यहाँ अगर कोई पढ़े कि सभी आराब का दरस्त इस्तेमाल, तो यहाँ पे उर्दू में तो ज़बर ज़ेर पेश लगा हुआ नहीं है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं।
इस्तेमाल असल शब्द होता है, उसको इस्तामाल पढ़ सकते हैं, अस्तामाल पढ़ सकते हैं, उस्तमाल पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो क्या ये ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी एराब का दुरुस्त इस्तेमाल, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, मतन के माना समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ लिखी हुई है उसकी माना क्या है, उसके मफहूम क्या है। चौथा है तेज़ रफ्तारी से पढ़ना, धारा प्रवाह के साथ पढ़ना। तो ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा दोस्तों? ज़्यादा ज़रूरी होगा कि मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मतन के माना को समझना। सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, एक अच्छा कारी हो जाना काफ़ी नहीं है, आप उसके मफ़हूम को, मतलब को समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए 17 नंबर। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है? दूसरी जमात की उस्ताद नशा, नाम है नशा, कुछ भी नाम हो सकता है, आपका नाम, आप अपना नाम डाल दीजिए। दूसरी जमात की उस्ताद नशा तलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज को फ़रोग़ देने पर काफ़ी ज़ोर देती है कि जो तलबा हैं उनका जो शब्दकोश है, ज़ख़ीरे अल्फाज यानी शब्दकोश का विकास हो, इस पर काफ़ी ध्यान देती है वो, कि बच्चों का जो शब्दकोश है वो कैसे विकसित हो, इस पर काफ़ी ध्यान देती है। ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा की सबसे बेहतरीन हिकमत में अमली कौन सकती है? तो शब्दकोश में इजाफ़े के लिए, डिक्शनरी में बच्चे के इजाफ़े के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सीख सकें। तलबा नया सबक पढ़ने से पहले तमाम नए अल्फाज याद कर लें। तलबा मौजूदा सियाक में नए अल्फाज के मानी के बारे में क़यास करें कि जो बच्चा जिस सबक को पढ़ रहा है उसमें जो नए अल्फाज आ रहे हैं उसके मानी को उस पस मंज़र में, संदर्भ में ध्यान करें कि इसका माना क्या हो सकता है। मान लीजिए कि अब कोई इबारत बच्चा पढ़ रहा है, उस इबारत पढ़ने के दौरान बच्चे के कोई वर्ड ऐसा आ जाता है जिसका मतलब बच्चा नहीं जानता है, तो बेहतरीन तरीक़ा यह होता है दोस्तों कि बच्चा उसके जो मफ़हूम है, आगे पीछे की लाइन, उससे जोड़ के उसको समझने की कोशिश करे कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। वही चीज़ कहना चाह रहा है। तीसरा, तमाम तलबा नए या मुश्किल अल्फाज की लुग़त देखें कि जितने लुग़त आप लुग़त रखिए और उसको देखते रहिए। चौथा, तलबा सबक में आए तमाम नए और मुश्किल अल्फाज को निशानज़द करें और फिर उनके माना क्या करें, याद कर लें कि जितने पढ़ने के दौरान जो अल्फाज आपके आए हैं उसको क्या करें, निशानज़द कीजिए, उसको लिख लीजिए, उसको निशान लगा दीजिए और बाद में उसके माने खोजिए। तो बेहतरीन तरीक़ा जो दोस्तों वो ये होता है कि आप पहले कोशिश कीजिए, उसके आगे पीछे से मिला के उसके माने को ढूंढने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको यकीन मानिए कि आपको जो है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो है, मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपको पता चल जाता है। लेकिन फिर भी नहीं पता चले तो फिर आपको क्या करना है, लुग़त देखने की ज़रूरत है। तो आपको पहले कोशिश उससे करना है, इससे ज़्यादा सीखिएगा तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तलबा मौजूदा सियाक में जिस सबक को पढ़ रहे हैं उसी के संदर्भ में नए अल्फाज के माना के बारे में क़यास करें कि क्या इसका माना हो सकता है। आप डिक्शनरी लेके तो हर जगह नहीं घूम सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है, उसमें क़यास करना, आपको थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाना है। 119 नंबर देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। दूसरी जमात का उस्ताद तलबा को मुख्तलिफ हरकत और सकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। उस्ताद दूसरी जमात के कक्षा के उस्ताद जो है क्या कहते हैं, मुख्तलिफ हरकत और सकनात का मतलब गेस्चर के साथ है ना, हाव भाव के साथ क्या कहते हैं, दिल पर अच्छी कहानी सुनाता है। पूरी कहानी सुनाने के बाद कुछ तलबा से कहता है कि वो इस कहानी को अपने लफ्ज़ों में दोबारा बयान करें। एक अच्छी बेहतरीन कहानी सुनाता है और सुनाने के बाद कहता है कि आप इस कहानी को अपने अल्फाज में बयान करें। ऐसा करके वो जांचने की कोशिश करता है। तो ऐसा करके कि कहानी सुनाने के बाद उस्ताद बच्चों को जो फिर कहानी सुनाने के लिए कह रहा है, इससे उस्ताद क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, सुनने की सलाहियत, बोलने की सलाहियत, पढ़ने की सलाहियत, लिखने की सलाहियत। बिल्कुल आसान है, यहाँ पढ़ने की बात तो नहीं हो रही है ना, लिखने की बात भी नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि बच्चे की सुनने की सलाहियत को आप जांच रहे हैं कि बच्चा अगर सही से आपकी कहानी को सुना होगा तो वो सही से बोल पाएगा। इसलिए कि सुनने के बाद ही बोलना है, जब वो अच्छे से सुन पाया होगा तभी बोल पाएगा। पहले बोल तो नहीं सकता जब तक वो अच्छे से नहीं सुना होगा। अगर अच्छे से सुना होगा तो अच्छे से बोल पाएगा, अगर अच्छे से नहीं सुना पाएगा तो वो कुछ भी नहीं बोल पाएगा, वो फिर इधर उधर ताकेगा, झाँकेगा। तो ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ऐसा करने के लिए करके वो जो है टीचर सुनने की सलाहियत को जांचना चाहते हैं कि बच्चे, हमने जो कहानी सुनाया इस बच्चे को कितना वो कहानी समझ में आई और उसने कितने ध्यान से सुना। आखिरी सवाल है दोस्तों हमारा, क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब है। आज कल आप स्कूल जाते होंगे तो आपने जब पढ़ा होगा तो उस टाइम में और अभी बहुत फ़र्क हो गया है। अभी आपको स्कूलों में जो बेहतरीन डिज़ाइन किया हुआ तस्वीर आपको मिल जाएंगी। ये तस्वीर क्यों है
क्लासरूम की दीवारें रंगीन हैं, इसीलिए ये तस्वीर हैं। पढ़ाए जाने वाले तस्वीरात से मुताल्लिक़ तहरीरी मवाद को दीवारों पर चस्पा करना है, या ये है कि जो पढ़ाए जाने वाले मवाद हैं, कॉन्सेप्ट हैं, तस्वीरात हैं, उससे मुताल्लिक़ जो लिखित सामग्री जो है दीवारों पे चस्पा किया गया है। तीसरा, हुरूफ तहजी के बड़े चार्ट्स को चस्पा किया गया है, कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसकी चार्ट्स को चस्पा किया गया है, बिल्कुल वो भी किया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। चौथा, मुख्तलिफ नज़मों को इन वज़ाहती तस्वीरों के साथ दीवार पर प्रिंट करना, ये मकसद होता है। नहीं दोस्तों, वो आप जब स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि दिनों के नाम लिखे होते हैं, महीनों के नाम लिखे होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। इन चीज़ों का लिखने का उद्देश्य या मकसद होता है कि पढ़ाए जाने वाली तस्वीरात से, ख़ासतौर से जो छोटी कक्षाओं के बच्चे होते हैं उनकी कक्षाओं में जो पूरा एकदम इस तरह का डिज़ाइन किया हो रहा था, इसका मकसद होता है। और अभी जो है स्कूल में बहुत सारे जो और भी बहुत सारे किट्स जो बच्चों को पढ़ाने के लिए दिए गए हैं, तो इनका मकसद होता है कि पढ़ाए जाने वाले तस्वीरात जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट हैं, उससे मुताल्लिक़ जो तहरीरी मवाद है, लिखित सामग्री है, वो बच्चों को जब दिखा दिया जाएगा तो बच्चों को क्या होगी, समझने में आसानी होगी। तो इसका 2 नंबर जो 120 का जो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इम्तिहान की तैयारी में लगे रहिए। शुक्रिया।